हेलो बच्चों, आपको प्रकृति मैम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ठीक है, और शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था स्वरों के अंतर्गत स्वर क्या हैं, कितने हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पे कौन कौन से वर्ण आते हैं, मुख के आधार पे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक, तो ये सभी हमने पढ़ा था। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को और इसमें जानेंगे हम व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने व्यंजन की तरफ। ये वही है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे व्यंजन की। ठीक, तो व्यंजन व्यंजन कहते किसे हैं? तो हमने जब बात की थी स्वर की, जब हमने स्वर की बात की थी पिछली क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। ठीक, और अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक बच्चों, देख लेते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिलता है। ठीक, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या अ स्वर मिलता है। कैसे? तो देखो, जब हम का बोलते हैं क, तो एक क आ रहा है, ख, ग, घ, ण, तो आ रहा है। ठीक, उसी तरह पूरी व्यंजन वर्णों के अंतर्गत हम आ का प्रयोग ही करते हैं। अगर स्वर का प्रयोग नहीं होगा तो का हमारा आधा रह जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही खा भी आपका आधा रह जाएगा, इस तरह से। टोटल हमारे व्यंजन इसी प्रकार से रहेंगे। ठीक, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद में पढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो आपका पॉइंट जो दे रखा है क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में बताया गया है कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए तो देख लेते हैं। ये रहा। तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक और आता है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आता है। ठीक, अब पॉइंट है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मा तक होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक? का से मा तक होते हैं। कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन यानी व्यंजन को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या कह सकते हैं? व्यंजन को 5 वर्गों में। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, का, चा, टा, ता, पा वर्ग। ठीक, 5 वर्ग, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। अब जो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है ये इसी के अंतर्गत है। जैसे क, ख, ग, घ, ण। चा वर्ग में च, छ, ज, झ। ठीक है, च, छ, ज, झ, अण। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ता में त, थ, द, ध, न।
पा में प, फ, ब, भ, मा। तो आप इन टोटल गिनती कर लीजिए। ठीक है, चलिए बैटरी को देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो ये जो आपका 5 वर्ग है, कावर, चावर, टावर, तावर और पावर्ग, तो इनके अंतर्गत वर्ग भी 5 हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्णों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो टोटल ये हो गए 25 और इन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हीं को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया। का, चा, टा, ता, पा को बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन इनमें से किसी भी वर्ण को ले लीजिए, सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। कुल इनकी संख्या 25 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। ठीक, बात करते हैं अंत्यस्थ की। तो अंत्यस्थ क्या होता है? अब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये का से मां तक होता है। ये का से मां तक होता है स्पर्श व्यंजन। अंत्यस्थ मां से आगे बढ़ेंगे, य, र, ल, व। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अंत्यस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। कितने ऊष्म व्यंजन आते हैं? ऊष्म व्यंजन में भी आपके 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, श, श, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके आते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रीमान वाला श्रा आता है। इनकी भी कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन के 4 हिस्से कर दिए, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से मां तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ये य, र, ल, व होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये श, स, सा, हा होता है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, इनकी संख्या ये जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्रा होते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी रहेगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी जो हमने बात की उसी के अंतर्गत ये पॉइंट आता है। तो स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये आपको बताया, ये का से मां तक होते हैं। ठीक है, का से मां तक होते हैं। अब वो कह रहा है कि वे वर्ण जो जिह्वा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण कर देते हैं, यानी ये कह रहा है ना स्पर्श, स्पर्श, तो वो कह रहा है कि जो वर्ण जिह्वा के स्पर्श मात्र करने से ध्वनि का उच्चारण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कैसा हो जाए? जिह्वा के थोड़ा स्पर्श से ही जिन ध्वनि का उच्चारण हो जाए, वो ही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं। तो अभी हमने बताया था आपको, ये 5 वर्गों में बांटे गए हैं, जिनका स्वरूप उच्चारण ध्वनि के आधार पर इस प्रकार रखा गया है। अब बात ये आई है कि ये तो हम जानते ही हैं कि 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में हर वर्ग में 5-5 वर्णीय हैं और इन सभी को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क, ख, ग, घ, ण, इनका उच्चारण क्या है? कंठ से होता है। तालु से जो उच्चारण होता है वो चा वर्ग का होता है, यानी कि च, छ, ज, झ, या। ठीक, मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य, टा वर्ग, टा वर्ग जो है हमारा वो मूर्धन्य से यानी मूर्धा से उच्चरित होता है। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा होता है। दंत से उच्चरित वर्ण जो होते हैं वो हमारे ता वर्ग होता है। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न होता है।
ओष्ठ यानी होठ, होठों से जो उच्चरित वर्ण होते हैं, यानी स्पर्श ही करना, ये नहीं कि होठों से ही बोला जाएगा, उच्चरित स्थान है वो होठों का प्रयोग किया जाता है। तो पा वर्ग जो होता है हमारा, वो पा वर्ग होठों के प्रयोग में लाने से बोला जाएगा प फ ब भ म। ठीक है, ये सारे वर्ण जो है इनका प्रयोग, इनका उच्चारण करते हुए दांतों का प्रयोग किया जाता है। जिह्वा दांतों से टच होती है तब बोला जाता है। यहाँ पे होठों का प्रयोग किया जाता है। मूर्धा होता है हमारा, मूर्धा यहाँ पे हमारे मूर्धा से जिह्वा टच होती है तब बोला जाता है। और तालु जो होता है, तो हमारा जो तालु होता है मुख के अंदर, जिह्वा से थोड़ा अंदर होता है, वहां से उच्चरित वर्ण जो है हमारे च छ ज झ अणा होते हैं। और कंठ, कंठ से उच्चरित होने वाले हमारे क ख ग अणा है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको दोहराना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, पांचों ही वर्ग, हमारे जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो हमें ध्यान रखना है बस। का से कंठ का वर्ग हो गया है, फिर तालु चा वर्ग हो गया है। ठीक है, मूर्धा हो गया आपका टा वर्ग, ता वर्ग के लिए दंत याद रखेंगे, और ओष्ठ पा वर्ग के लिए याद रखेंगे। ठीक है, बस इस तरह से आपको ये याद कर लेना है, बाकी तो सब आसानी हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने याद किया स्पर्श व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन का हमने वहां पे उच्चारण स्थान भी देखा। और अब बात करते हैं हम, सेकंड पॉइंट है हमारा, क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ, अभी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन के लिए तीनों शा और हा का प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र होता है। तो वही था, अब इनको आप विस्तृत से जान सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीव, तालु, दंत और ओठों के परस्पर सटने से होता है। ठीक, यानी कि इनके उच्चारण में कौन कौन से प्रयोग आता है, जीव, तालु, दंत और ओष्ठ आपस में जब टकराते हैं, सटते हैं, पास में आते हैं, तो इनका उच्चारण होता है। लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, यानी बस सटते हैं, नहीं टकराते हैं, पूरे नहीं स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या 4 है, मैंने आपको बता ही दी थी। वर्ण भी य अलावा होते हैं। ठीक है, और इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, अर्धस्वर के नहीं कहते हैं, आप इनको रट के रखेंगे। बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, तो तीनों शाह होते ऊष्म व्यंजन कहते किसे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हो, वही क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे, जो हमारे तीनों शा और हा हैं। ठीक है, ऊष्म किन्हें कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अंदर घर्षण करती हुई बाहर निकल जाती है, वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आते हैं संयुक्त वर्ण की तरफ। संयुक्त व्यंजन जो हमारे होते हैं वे किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका छ, तो ये क प्लस में श प्लस में आ, ऐसे भी हो सकता है। अगर ये पूरा दिया हुआ है, का प्लस में सा ऐसे दिया हुआ है, तब भी ये सही है। ठीक है, अगर इस पे हलंत लगाया तो आपको यहाँ आ लिखना होगा। तो ये दोनों रूप से ही सही है, आप जो भी चाहें, का प्लस में सा। ठीक है, ये भी और ये भी। त्रा, त्रा किससे मिलके बना है, तो ता प्लस रा से मिलके बना है। ज्ञ किससे बना है, तो आप कहेंगे कि जा प्लस में या से मिलके बना है। शा, तो शा प्लस में रा से मिलके बना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, छ, त्र, ज्ञ और श्र ये आपके ऐसे मिलके बने हैं। ठीक है, और इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की भी 4 होती है और अंतस्थ व्यंजन की भी 4 होती है, जो कि हमने अभी पहले नंबर पे पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या
व्यंजन कितने रहेंगे? तो ये 25 रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं कोमल तालु किसे कहते हैं। तो कोमल तालु वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मैंने सब आप लोगों के लिए एग्जाम को ध्यान में रख के ही किया है। ठीक है, कोमल तालु के अंतर्गत है आपका क, ख, ग, घ, अण, ये आपके कोमल तालु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है काकल्य। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है काकल्य वर्ण बताइए, तो हा जो है वो काकल्य वर्ण होता है। ठीक है, अर्धस्वर अभी मैंने बताया था, अर्धस्वर के अंतर्गत या, वा और कई एग्जामों में हमारे लिए रा और ला को भी प्रयोग में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में हवा जीव के पार्श्व या बगल से निकल जाती है, हवा जीव के बगल से निकल जाती है, पार्श्व या कहे बगल से निकल जाती है, उन्हें हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पार्श्विक वर्ण कहेंगे। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? तो रा होता है। ठीक है, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? रा होता है। और पार्श्विक वर्ण मीन्स क्या है कि जिसके उच्चारण में हवा जीव के बगल से निकल जाती है, तो वो शब्द है रा। ठीक है, एक होता है आपका, इधर आपका पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये होता है लुंठित। बीच से आपका पॉइंट इधर गायब हो गया था। ठीक है, लुंठित। लुंठित के लिए जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, एकदम लुढ़क जाती है। जिह्वा क्या है? उच्चारण करते हुए तालु से लुढ़क जाती है, वो क्या है? वो आपका लुंठित वर्ण होता है। अब लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो लुंठित वर्ण आपका रा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है? जिह्वा कह सकते हैं, जीव तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ठीक है, वर्ण तो कोमल तालु में क, ख, ग, अणा होता है। काकल्य वर्ण हा होता है। अर्धस्वर या वा होता है। लुंठित रा होता है। ठीक है, पार्श्विक में आपका ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा। पार्श्विक में ला आ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण बोलते हैं, द्विगुण वर्ण बोलते हैं, और वो रहेगा आपका कि कहते किसे हैं? जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। ठीक है, झटके के साथ नीचे आए। ठीक है, नीचे आए, तो वो कौन से वर्ण होते हैं? तो ड और ढा, ये होता है। ठीक है, हमने टा वाले में भी पढ़ा है, लेकिन टा के अंतर्गत ये बिंदु नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे आते हैं आगत वर्ण की तरफ। आगत वर्ण में हमारा आ जाता है ये वर्ण। ठीक है, आयोग वहा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो आगत के अंतर्गत ये आ जाएगा, अनुस्वार के अंतर्गत ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द्वित्व व्यंजन। एक वर्ण जो दो बार प्रयोग हो जाए, एक वर्ण जो दो बार प्रयोग हो जाए, उन्हें हम द्वित्व वर्ण बोला जाता है। जैसे पॉइंट होता है आपका सच्चा, बच्चा। ठीक है, पक्का। तो का की आवृत्ति दो बार हुई है, चा की आवृत्ति दो बार हुई है, चा की आवृत्ति दो बार हुई है, तो इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
ये है वत्स। ठीक है, वर्ष का मतलब होता है कि ऊपर के दांतों तथा मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वत्स कहलाता है, जिसके अंतर्गत नासा, नाला, साजा। ठीक है, 4 वर्णांत का उच्चारण करते समय जिह्वा वर्ष क्षेत्र का स्पर्श करती है, अतः ये वर्ष ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी कहलाएंगी? न, ल, स, ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है आपका बलाघात। अक्षर पर बल दिया जाता है, यहाँ पे अक्षर पे बल दिया जाता है। जैसे पॉइंट होता है आपका छोटी मात्रा लगी तो दिन कह दिया। ठीक है, छोटी मात्रा लगी तो दिन कहा, लेकिन दीन बोलने के लिए बड़ी का प्रयोग किया गया। तो जहां अक्षर पे बल दिया जाएगा तो दिन से दीन कर दिया तो अक्षर पे बल दिया गया, दिन से दीन कर दिया। ठीक, अक्षर पर बल देना, अक्षर पे बल देने से हमारा शब्द बदल जाता है। ठीक है, अनुतम, अनुतान है, ये क्या है? ये अनुतान है। अनुतान का मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या है? उतार चढ़ाव। जैसे उतार चढ़ाव कैसा है कि हम किसी बात पे ना बल दें। जैसे हमने कहा अरे वो मेरा भाई घर आया है, तो मेरे दोस्त ने कहा अच्छा। ठीक है, अब इसी अच्छा को अरे भाई वो तो फर्स्ट डिवीजन लेके आया है, तो किसी ने कहा अच्छा फर्स्ट डिवीजन लेके आया है, तो ये सीरियस वाला। ठीक है, एक होता है विस्मयादिबोधक, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, अच्छा उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक ही शब्द है लेकिन हमारे भावों का उतार चढ़ाव हुआ है, तो ये अनुतान कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है संगम। संगम में क्या है कि अल्पकालीन मौन अवस्था, अल्पकालीन मौन अवस्था। इसमें क्या है, जैसे कहें शब्द आता है आपका, हम मान लेते हैं कि दवा खाना। क्या है इसका? दवा खाना, यानी मेडिकल है कोई, दवा खाना। ठीक है, अब इस दवा खाना को हम कहें दवा खाना। ठीक है, तो हमारा पॉइंट बदल गया है। दवा खाना यानी कि कोई मेडिकल है, लेकिन दवा खाना यानी कि तुम दवा खा लेना। ठीक, तो अल्पकालीन मौन अवस्था, तो हमारे अर्थ बदल गए। अगर हमने इन्हें जोड़ के ही बोल दिया दवा खाना, तो इसका अर्थ हो जाता है कोई मेडिकल है। लेकिन अगर हमने इसको बीच में गैप दे दिया, दवा और खाना ऐसे बोला अलग करके, तो इनका अर्थ ही अलग चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में है, अभी हमने आपको वहाँ बताया था व्यंजनों के लिए, तो ये आपने यहाँ पे हमने एक चित्र लगा दिया है, इससे आपको और आसानी होगी, जिसके अंतर्गत हम कुछ और पॉइंटों को सीखेंगे, जैसे अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण। ठीक, तो पॉइंट आता है नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिक्य कहलाते हैं। और ये हमारे जो हैं, ये हमारे कावर चावर्ग हैं, ये हमारा वर्ग है। ठीक है, कावर्ग, ये चावर्ग है, चावर्ग, ये टावर्ग है, तावर्ग है, पावर्ग है। ठीक है, ये तो आपके इतना तो हो गए हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान हमने कंठ बताया है, और कंठ आ गया है। चा वर्ग तालु होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, ता वर्ग दंत्य होता है, और पा वर्ग ओष्ठ होता है। तो ये चीजें हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं तालव्य। तालव्य, तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग।
तो ये शा और या ये भी हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, ये हमारे तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं वर्ड से। तो ये हमने अभी देखा, ये हमारा स र ल, ये हमारा क्या है स र ल। और वर्ड से का है दंत प्लस मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा। फिर होता है आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी ऊपर के दांत प्लस नीचे का ओष्ठ, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है, व। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, भीतर के छत का अगला भाग, इससे उच्चारित होता है आपका श, इसको मूर्धन्य श बोला जाता है। स्वर तंत्रीय यानी स्वर यंत्रीय कंठ के भीतर का, तो हमने बताया ही था, ये आपका है हा। उत्क्षिप्त जिनके उच्चारण जीव ऊपर उठकर झटके से नीचे आए उन्हें उत्क्षिप्त बोला जाता है, या इनको द्विगुण भी कहते हैं। ठीक है, ड और ढा ये हो गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हमारा पॉइंट आता है कि अघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, ये जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उसमें हम ये आपको बताएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पॉइंट हमारा अघोष। अघोष कहते किसे हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो क्या कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कह सकते हैं कि क ख, ठीक है, चा छा, टा ठा, रुकिए एक मिनट। ठीक, फिर है आपका ता था, और पावर में से है पा फा। ठीक, तो अघोष वर्ण आपके ये वाले हैं जिन्हें कहते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब आते हैं सघोष या घोष जिन्हें बोला जाता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। यहाँ पे क्या है, कंपन ना हो, और यहाँ पे क्या है कि कंपन हो, वो हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होता है, हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, जैसे ये थे वैसे ही इधर है, तो हर वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण सघोष कहलाएंगे। ठीक, आते हैं अल्पप्राण की तरफ। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो अल्पप्राण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो क्या कहलाएंगे, आपके अल्पप्राण कहलाएंगे। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, यहाँ पे कम हवा निकलती है तो अल्पप्राण, और अधिक हवा निकलती है तो महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों ठीक है, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका अघोष। अघोष किसे कहेंगे, जिन वर्णों को उच्चारित करते हुए कंपन ना हो वो अघोष कहलाते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारित करते हुए कंपन होती है वो सघोष कहलाते हैं। ठीक है, अल्पप्राण जिनमें कम हवा निकले, महाप्राण जिनमें अधिक हवा निकले। ठीक है बच्चों।